तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 3 से लेकर 4 पार्ट में इसको खत्म करने की। क्लियर है? और मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले देखो, आपके ना कई बार कमेंट ये आते हैं कि आप हमें नोट्स की फोटोज दे सकते हो या पीडीएफ फॉर्म दे सकते हो। तो बच्चे देखो, मेरे पास इंग्लिश में जो है नोट्स अवेलेबल रहते हैं, हिंदी में जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इस बार। ठीक है, वो चोरी हो गए थे किसी कारण से। बट मैं सिर्फ एक बच्चा जिसने स्टार्टअप स्टार्ट करवाया था दोबारा मेरे को यहाँ पे ऑनलाइन में करवाया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता। तो अब ऑनलाइन सिर्फ एक बच्चे ने बोला था मुझे इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने उसके बेस पे स्टार्ट किया, तो हिंदी में अपना आप नोट्स बनते चले गए। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास क्या है इसमें अभी भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बार के जो बच्चे हैं इनको मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, तो उनके पास जो है नोट्स बनना स्टार्ट होगा, तो अगली बार वीडियोस में जो क्या है नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जहां तक है। बट इस बार आपको क्या है इसी फॉर्म में आपको आराम से वीडियोस देख करके ही उतारना पड़ेगा, बेस्ट है, आपको यहाँ से समझ में आ सकता है। क्लियर है? कई बार हम नोट्स में क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मार देते हैं या कुछ अपने तरीके से इस वे में लिखते हैं कि वो सिर्फ हमें ही समझ में आता है, तो नोट्स में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज आप यहीं से उतारो, अपने हाथों से लिखो अपनी कॉपी में, और उसके बाद वो जो याद करने की जो स्पीड होती है बेटा वो दुगनी हो जाती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। मैंने आपको बताया ग्रामीण विकास, जिसको इंग्लिश में रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। डन। अब तक आपका देखो सारा कोर्स हो चुका है, यहाँ पे मैंने आपको सारे चैप्टर करवा दिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारा चैप्टर पूरी तरह करवाने की। उनके एमसीक्यू भी मैंने आपको कराए काफी सारे चैप्टर्स के, अगर आपको ध्यान हो तो अब इस चैप्टर में देखो सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है बेटा वो आ रही है ग्रामीण विकास। ठीक है ना? कौन सी है? ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास है क्या? तो हमने कहा ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि के लिए, यानी ग्रामीण विकास से अभिप्राय जो गांव के जो क्षेत्र है, यानी ऐसे एरिया जो बैकवर्ड है, रूरल एरियाज हैं, वहां पे आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, समृद्धि के लिए एक नियोजित कार्यविधि से है। नियोजित मतलब हो गया बेटा सोची समझी कार्यविधि। ठीक है ना? यानी एक प्लानिंग टाइप की, एक प्लान करना है कि उनको किस तरह से उनका विकास किया जाए, उन क्षेत्रों का विकास किया जाए, उसमें आर्थिक और सामाजिक समृद्धि लाई जा सके। बेटा आर्थिक जिसमें आपका पैसों से रिलेटेड सारी बातें होगी, ठीक है ना, बट आपका जो सामाजिक समृद्धि की बात करूं बेटा सोशल वेलफेयर टाइप का होता है, जिसमें आवास टाइप का, रहने के लिए मकान मकान होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, इस टाइप की चीज सामाजिक में बात होती है ना। और आर्थिक में बेटा वही आपके सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल तैयार करो, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें जो भी है सब आर्थिक में आता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, तो इसलिए ज्यादा डीप में जाता नहीं इन चीजों में। तो ग्रामीण विकास का अभिप्राय गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए, यानी उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए एक नियोजित कार्यविधि से है। क्लियर है? आगे, यह नियोजित जो कार्यविधि होती है ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। कौन सी चुनौतियों पर? यह निम्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। हम पहली डेफिनेशन में इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि बेटा आगे तक चैप्टर ताकि आपका बन जाए, बट बढ़िया बन जाए, तो इसलिए देखो यहां तक हमने जो कवर किया अभी तक इतना ही कवर किया कि जो ग्रामीण विकास होता है उससे अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक विकास को और जो सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए एक नियोजित कार्यविधि से है। क्लियर? यह नियोजित कार्यविधि ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें से पहली चुनौती है बेटा ग्रामीण विकास की विलंबी चुनौती। ठीक है, ग्रामीण विकास की विलंबी चुनौती, लिंगरिंग बोलते हैं आई थिंक इसे। ठीक है ना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इंग्लिश में, जहां तक इसे लिंगरिंग बोलते थे बेटा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के, हाँ लिंगरिंग है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा हो गया हमारा ग्रामीण विकास की उभरती, उभरती मतलब एमर्जिंग चुनौती, एमर्जिंग चैलेंजेस हो गया। और ये लिंगरिंग चैलेंजेस हो गया, LIN, ठीक है ना, लिंगरिंग करके LINGERING। तो लिंगरिंग चैलेंजेस, और दूसरा हमारी एमर्जिंग जो हमारे चैलेंजेस हैं। बात करते हैं पहले वाले की, तो बेटा इसके अंदर जो हमें पढ़ना ग्रामीण साख की चुनौती। यहाँ पे साख की बात होती है, यानी क्रेडिट की बात हो रही, पैसों की बात यहाँ पे होगी। और नंबर 2 विपणन की चुनौती। बेटा विपणन में क्या, मार्केटिंग की बात होगी। तो ये पैसों से रिलेटेड चुनौती, यहाँ पे साख की बात की जाएगी, और बेटा यहाँ पे आपकी विपणन मतलब मार्केटिंग की बात की जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरा, ये हमारा जो ग्रामीण विकास की उभरती हुई चुनौतियों में बात करें तो उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण। विविधीकरण मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन, फैलाव,
फैलाव, विस्तार होने की बात कर रहा है, तो उत्पादन क्रियाओं का विस्तार यानी फैलाव की बात कर रहा है। और दूसरा जैविक कृषि की ओर बता रहा है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है। बेटा किसकी? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे आपने इतना यहाँ पे टाइम क्यों लगाया? बेटा पूरा आधे से ज्यादा चैप्टर ना बेटा इन्हीं में टिका पड़ा, ठीक है ना, यानी हमें यही पढ़ना है अभी काफी टाइम तक, तो बेटा ये 4 ही पढ़ना है। डन। तो जब मैं अभी ये पढ़ाऊंगा या यानी मुझे यही स्टार्ट करवाना है, बट उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 डेफिनेशन याद करवा देता हूं और साथ में कुछ ये बता देता हूं ग्रामीण विकास के मुद्दे क्या हैं, मुद्दे बता देता हूं, ये 3 डेफिनेशन बता देता हूं, और फिर मैं वापस इन दोनों पे आऊंगा। इन दोनों को बिल्कुल डीपली हम समझना स्टार्ट करेंगे आगे तक। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कृषि साख क्या होता है। बेटा छोटे छोटे डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, इनको याद कर लेते हैं। कृषि साख का मतलब होता है, कृषि साख से अभिप्राय जो खेती यानी कृषि की गतिविधि के लिए, यानी खेती की गतिविधि के लिए या कृषि की गतिविधि के लिए साख की उपलब्धता से है, यानी पैसे की उपलब्धता से है, क्रेडिट की उपलब्धता से है। ठीक है? तो कृषि साख मतलब क्या हो गया? जब आप कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी करने के लिए पैसा लेते हो, ठीक है ना, उन पैसे की उपलब्धता से बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं कृषि साख, जो कृषि के लिए होता खाली पैसा। ठीक है ना? आगे कृषि विविधीकरण का मतलब क्या है? तो कृषि विविधीकरण से अभिप्राय खेती के कुछ उत्पादक संसाधनों का, यानी आप जो खेती के जो उत्पादक संसाधन है उनका आप क्या कर रहे हो? नई गतिविधियों या नई फसलों में पुनः आवंटन करने से। पुनः आवंटन मतलब पुनः डिस्ट्रीब्यूशन, उनको बांटने से। क्लियर है? एलोकेशन करने से, बांटने से। चलो, तो कृषि विविधीकरण से अभिप्राय क्या है? जो खेती के कुछ उत्पादक संसाधन है, खेती के कुछ उत्पादक संसाधनों का क्या करना? नई गतिविधियों या नई फसलों में क्या करना? पुनः री एलोकेशन करना है। री एलोकेशन मतलब बांटना हो गया जहां तक है, तो पुनः आवंटन करने से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है? मुझे पता बेटा उतारने में दिक्कत होती होगी, आप बोलते हैं उतारना पड़ेगा, बेटा उतारो, ठीक है, हाथों की स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग सुधरेगी। ठीक है? बहुत सारे तो ऐसे हैं जो डॉक्टर की लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, जबकि है कॉमर्स वाले, समझ नहीं आता ऐसी कौन सी जल्दीबाजी होती है जिन्हें डॉक्टर की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ठीक है? आराम से उतारो, जितना आराम से उतारो, साथ में समझो उस लाइन को, ताकि यहीं पे याद हो जाए ना, घर पे ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है, बाद में कि याद नहीं हुआ। क्लियर? चलो, अति लघु साख, बेटा नाम से पता चल रहा है अति लघु साख, यानी बिल्कुल छोटे 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 साख की बात कर रहा है। तो अति लघु साख से अभिप्राय निर्धन लोगों को, बेटा किसके लिए लिखा है? निर्धन लोगों को दिए जाने वाले छोटे ऋणों से है। बेटा किससे? छोटे ऋणों से। क्लियर है? तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा यहां तक, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहीं पे आपको याद करना, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा रिवीजन करने के लिए, आपके प्री बोर्ड आ चुके हैं। तो ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए क्या करना है? एक नियोजित कार्यविधि से है। उसके अलावा नियोजित कार्यविधि किस पर ध्यान जो केंद्रित करती है बेटा? वो निम्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। पहले चुनौती है बेटा विलंबित चुनौतियां, और दूसरा है ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां। जो विलंबित चुनौतियां बेटा, उसमें एक तो साख की चुनौती है उनके सामने, पैसों की चुनौती है गांव के सामने, और एक है मार्केटिंग की चुनौती। ठीक है ना? जबकि उभरती हुई चुनौती में है उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण कैसे किया जाए, और जैविक कृषि की बात किया जाता है। क्या है? जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है। कृषि साख मतलब जो ऐसा साख, ऐसा पैसा, ऐसा क्रेडिट जो कि किसके लिए हो? कृषि की गतिविधियां करने के लिए, यानी खेती बाड़ी करने के लिए होता है। ठीक है? उसकी बात करता है। जबकि कृषि विविधीकरण क्या होता है बेटा? कृषि विविधीकरण का मतलब होता है कि जो खेती के जो उत्पादक संसाधनों को, खेती के उत्पादक संसाधनों को आप क्या कर रहे हो? नई गतिविधियों या नई फसलों में नई नई गतिविधि ला रहे हो आप, नई फसल को नया वो होगा कुछ आपके पास, तो उन चीजों में क्या करना? पुनः आवंटन यानी रीएलोकेशन करना, उसको बेटा बांटने से है, पुनः पुनः सही से बांटो से। ठीक है ना? आगे अति लघु साख होता है, ये वो लघु साख होते हैं जो बेटा निर्धन लोगों को दिए जाते हैं, यानी छोटे ऋणों की बात कर रहा है, ये निर्धन लोगों को दिए जाने वाले छोटे छोटे ऋणों की बात कर रहा है, अति लघु। क्लियर? उसके बाद आता है ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे। बेटे अब ये मुद्दे जो है ना बेटे, इसमें मैं और लिखवाने वाला हूं। ठीक है? तो पहले ये 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं मिटा करके आपको और लिखवा दूंगा। ठीक है ना? तो पहला मुद्दा बेटा ये है कि मानव संसाधनों का विकास करना। आपको बेटा मानव संसाधन का विकास कैसे करना है? उसने बोला साक्षरता से। बेटा लिटरेसी लेके आओ ना, पढ़े लिखे बनो ना, अनपढ़ क्यों बनते हो? और आजकल के बच्चे तो बेटा गेम पे अनपढ़ बन चुके हैं। ब्रेन वॉश हो रहा है आजकल के गेम से, तो बेटा ब्रेन वॉश हो रहा है, कई बच्चों का ब्रेन वॉश हो भी चुका है। क्लियर है? तो बेटा साक्षरता की ओर आओ, अभी भी वक्त है। ठीक है ना? साक्षरता विशेष रूप से बेटा महिला साक्षरता की बात की है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण बेटा ये पूरा गांव के बारे में चैप्टर। ठीक है ना? तो बात क्या हो रही है? मानव संसाधनों का विकास, जैसे साक्षरता आपको लिटरेसी की और धकेलना इनको, और विशेष रूप से महिला साक्षरता की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, कौशल विकास की बात कर रहा है कि शिक्षा प्रदान करो, कौशल लाओ गांव में। ठीक है? तभी तो बेटा गांव बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तो बेटा देश बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है ना? आगे
मानव संसाधनों का विकास, दूसरा मुद्दा देखो क्या है, मानव संसाधनों का विकास, जैसे स्वास्थ्य, बेटा शिक्षा के बाद स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य भी तो चाहिए ना, तो स्वास्थ्य है कोमा स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को संबोधित करना है, यानी स्वच्छता को भी संबोधित करना है, यानी बताना कि स्वच्छता जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता होगी तो बेटा स्वास्थ्य होगा, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, तभी जाके तो बेटा काम करोगे, और काम करोगे तो नाम करोगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसके मुद्दों में आ गए। अभी आगे बढ़ते हैं इसके मुद्दों में, बेटा पहले 2 पॉइंट उतार लीजिए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो 2 पॉइंट किसके ऊपर बेस्ड थे, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, बिजली, सिंचाई यानी इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी परिवहन सुविधा, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास आदि, यानी ग्रामीण विकास का मुद्दे यही है। पहला शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, दूसरा बिजली सिंचाई की सुविधा चाहिए, परिवहन की सुविधा चाहिए, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है ना। आगे प्रत्येक इलाके में उत्पादक संसाधनों का क्या हो, विकास हो, ये एक मुद्दा है। भूमि सुधार की ईमानदार प्रणाली और स्पष्ट प्रणाली, ईमानदार और स्पष्ट प्रणाली होनी चाहिए, आप लिख सकते हो भूमि सुधार की ईमानदार और स्पष्ट प्रणाली हो, क्लियर हो। और साथ में फसल की खेती को पर्यावरण किसके, पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ, अनुकूल मतलब उसके जो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, क्लियर है। तो फसल की खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ साथ एक लंबी अवधि में एक स्थायी प्रक्रिया बनाने की दृष्टि से क्या करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो आप सीधा बोल सकते हो कि फसल की खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जैविक कृषि को क्या करना, बढ़ावा देना। क्लियर हो गया। तो ये कुछ मुद्दे थे, ये मुद्दे आपको लिखने हैं सारे के सारे और याद भी रखने हैं बेटा, ठीक है ना। ये सारे मुद्दे आपको याद रखने पड़ेंगे, क्लियर। अब बात ये आती है कि देखो आपने 2 तरह की खेती के बारे में सुना है, एक तो जैविक खेती होता है, एक पारंपरिक खेती होता है, क्लियर है। अगर हम पारंपरिक खेती की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है, पारंपरिक का मतलब होता है जैसे गाँव में आराम से पहले खेती हो रही थी, क्या खुद वो अपने खाद वाद बनाते थे, बेचारा गोबर वोबर डालते थे, बेटा नहीं, वो पारंपरिक खेती का पार्ट नहीं था। पारंपरिक खेती में होता था जैसे HYV सीड्स, हमने पढ़ा था हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, है ना, इनका ये अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता था, कीटनाशकों का हो गया, और भी बहुत सारे केमिकल्स एंड ऑल यूज किए जाते थे, क्लियर हो गया ना, रासायनिक खादों का जो बोलते हैं उपयोग किया जाता था। तो बेटा वो पारंपरिक खेती में आता था, क्योंकि 1960 के आसपास बेटा ये सारे काम हुए थे, क्लियर है। जिससे क्या हुआ, अधिक उपज तो हुई मगर भूमि जो है ना जल्दी क्या खराब होने लग गई थी, वो अपना उपजाऊपन खोने लग गई थी। साथ साथ में क्या होता है, जब आप इस तरह के केमिकल्स का यूज करते हो बेटा, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है किसी, और ऊपर से वो एक एसिड भी तैयार करता है जिसको कहते हैं नाइट्रेट एसिड। नाइट्रेट टाइप का एक एसिड भी क्या है, क्रिएट करता है, आई थिंक ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली पूरा साइंस की नॉलेज नहीं, बट ऐसा है कि जो केमिकल जो यूज होते हैं, रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा, ये पारंपरिक खेती में यूज होते थे, क्लियर है। बट कोशिश की जाती है बेटा कि क्या करो आप जैविक खेती को बढ़ावा दो, जैविक खेती से कम स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ना, क्लियर है ना। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात हो रही है, क्लियर। अब हमने स्टार्टिंग में जब हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने उसमें कुछ चुनौतियां बताई थी बेटा, 2 यहाँ बताई थी, जिसमें विविधीकरण के बारे में बताया था मैंने, और साथ साथ में मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती या कृषि के बारे में बताया था, और यहाँ पे भी बेटा 2 था, साख और किसके बारे में, विपणन के बारे में। तो अब हमें चारों चीजें ही पढ़नी है मेनली। तो 4 में से बेटा देखो एक तो यहीं पे खत्म हो जाता है, जैविक खेती यानी जैविक कृषि के बारे में अगर हम बात करूं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो बचेंगे फिर हमारे पास 3 टॉपिक, क्लियर है मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। तो फटाफट से देखो बेटा यहां तक पहले 6 के 6 पॉइंट उतार लीजिए आप, और फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट 6 पॉइंट उतार लीजिए। चलो आगे आगे बढ़े हम, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती क्या होती है। तो उसने बोला जैविक खेती मौलिक रूप से खेती की वह प्रणाली है जो खेती के लिए जैविक आगत मतलब होता है बेटा इनपुट, यानी जो खेती के लिए जो आप इनपुट यूज करते हो ना, कच्चा माल एंड ऑल जो भी होता है, बीज सब कुछ है, तो ये आगतों के अंदर ही आता है, जो भी खेती करने के लिए जरूरी होता है,
क्लियर है? इसको कराने से पहले देखो बार बार मैं यही बोलता रहूंगा बेटा, जिसके दिमाग में बैठा हो कि पारंपरिक होता था बेटा जिसमें गोबर एंड ऑल का यूज करता, बेटा ऐसा नहीं, वो पारंपरिक नहीं था। पारंपरिक हमेशा HYV वाला था, जो हमने हरित क्रांति एंड ऑल के टाइम पे पढ़ा था। क्लियर हो गया बेटा, वो पारंपरिक था, ठीक है ना। चलो, तो जैविक खेती मौलिक रूप से खेती की वह प्रणाली है जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। कहते हैं कि आपको जैविक आगतों का प्रयोग करना चाहिए, और यह रासायनिक आगतों के प्रयोग का क्या करती है, त्याग करती है। यानी इसको बिल्कुल बोलती है बंद करो, रासायनिक वाले नहीं करने यूज। क्लियर? आपको सिर्फ जैविक आगतों का यूज करना है, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स होते हैं बेटा उसका यूज करो, ना कि केमिकल इनपुट का, जो केमिकल टाइप के होते हैं ना फर्टिलाइजर एंड ऑल, उनका यूज नहीं करना। क्लियर हो गया? जैविक कृषि क्या करती है, पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके, यानी पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण करती है, उसको बचाव करती है, और उसका संवर्धन करती है। संवर्धन मतलब होता है बेटा प्रमोशन करना या प्रमोट करना। संवर्धन यानी प्रमोशन करती है, ठीक है ना, यानी प्रमोट करती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जैविक कृषि को ही अपनाना चाहिए। तो जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैविक कृषि ही बेस्ट है। अधिकांश विकसित देशों में लगभग 10% खाद्य प्रणाली जो है जैविक खेती के अंतर्गत आती है। बेटा ये 1 नंबर के पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि कितना, लगभग 10% खाद्य प्रणाली जो है जैविक कृषि यानी जैविक खेती के अंतर्गत आती है। कहां? विकसित देशों में, अधिकांश विकसित देशों में, ठीक है ना। दूसरा 1 नंबर का पॉइंट आपके पास यह है, जैविक खाद्य की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए खुदरा श्रृंखला और सुपरमार्केट को किस पद से सम्मानित किया जाता है? तो आप बोलोगे बेटा हरित पद से इसको सम्मानित किया जाता है। किससे किया जाता है? हरित पद से ही इसको सम्मानित किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक भी? तो ये 2 1 नंबर के पॉइंट है, जो कि मैं 1 नंबर वाली वीडियोस में भी डालूंगा, इनको आपको पता ही है, बट फिर भी यहां पे इनको याद कर लीजिए। क्लियर? अब हमारे पास रहता है जैविक कृषि के लाभ क्या है, जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा। ये 4 लाभ नहीं बेटा, 5 लाभ है, बट पहले हम इतना उतार लीजिए आप साथ में, फिर मैं इनको समझाता हूं आपको, ठीक है ना। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्योंकि मैं, ठीक है, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा बेटा उतारने के लिए खाली, ठीक है। इसलिए आप वीडियो पॉज करके आप रुक सकते हो, ये सॉरी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। फटाफट से पॉज करके उतार लो सारा फटाफट से। उतार लीजिए फटाफट से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैविक कृषि के लाभ की बात करें तो बेटा देखो, पहला लाभ क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग। यानी ये ऐसे संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा नहीं देता बेटा जो गैर नवीकरणीय, यानी जिनको दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। बेटा देखो, अब जैसे मैं अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बताया था जो सनलाइट होती है बेटा वो नवीकरणीय होती है, क्या वो कभी खत्म होगी ही नहीं, है ना। तो आप ऐसो का यूज कर सकते हो, बट जैसे जो गैर नवीकरणीय जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल टाइप की चीजें होती है, तो बेटा ये क्या है, ये खत्म होती जा रही है लगातार। तो गैर नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं बेटा उसके प्रयोग का त्याग करती है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का क्या करती है बेटा, ये त्याग करती है, ठीक है। तो पेट्रोल का क्या कर देगी, त्याग कर देगी, बोले कि पेट्रोल का यूज नहीं करना। क्लियर है? तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग करती है, पहला बेनिफिट। नंबर 2, ये पर्यावरण मैत्रिक होता है। मैत्रिक मतलब ये पर्यावरण का मित्र होता है, एक तरीके से ये बोल सकते हो, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरकों का क्या करती है, त्याग, ठीक है। इसका भी त्याग करती है, क्योंकि मैंने बताया था नाइट्रेट टाइप का एक एसिड तैयार हो सकता है, हो जाता है इनसे, जो कि दिक्कत करता है स्वास्थ्य पे, ठीक है ना। आगे, जैविक कृषि मृदा, मृदा मतलब होता है, मृदा मतलब मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती है, जबकि परंपरागत जो कृषि जो होती थी पुराने टाइम पे, जो HYV सीड्स एंड ऑल केमिकल फर्टिलाइजर सब यूज करते थे बेटा, उससे ना आप ज्यादा उपज तो कर सकते हो, बट जो जमीन थी, जो भूमि थी ना, वो अपना उपजाऊपन ही खो देती थी। क्लियर हो गया ना। तो जैविक कृषि जो मृदा यानी मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती है, ये पर्यावरण मैत्रिक होती है, यानी ये रासायनिक उर्वरकों का त्याग करती है, उनका उपयोग नहीं करती है, ठीक है ना, उनका त्याग कर देगी, उपयोग ही नहीं करेगी उनको। गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का भी क्या कर देगी, त्याग, यानी पेट्रोल आधारित जो भी संसाधन होंगे बेटा उनका त्याग कर देगी। साथ साथ
आगे कह रहा है कि स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन होता है बेटा, जो आपने खुद देखा होगा, जो आप अपने घर के इधर उधर उगाते हो या फिर जो किसी ऐसे वे में उगाते हो जिसमें केमिकल्स एंड ऑल का यूज नहीं होता, तो बेटा वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है और स्वादिष्ट भोजन आपको एक तरह से मिलता है। आपको क्लियर है? तो इतना उतार लीजिए, इसके भी आप एक पॉइंट और लिखते हैं। तो आगे देखिए फटाफट से, ठीक है, क्योंकि आपका जैविक वाला पूरा पोर्शन खत्म हो रहा है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी है, यानी ये एक तरह से बोलूं सस्ती टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? तो क्यों ये सस्ती है बेटा, तो सिर्फ हिंट दिया मैंने, हिंट दिया ताकि आपको समझ में आए सस्ती क्यों है। देखो जो परंपरावादी जो प्रौद्योगिकी होती थी, जो हरित क्रांति के टाइम पे आई थी बेटा, उसमें क्या होता है, उसको एक पैकेज के रूप में बेटा अपनाना पड़ता है, एक पैकेज के रूप में बनाना पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया था उसमें क्या मिलते थे आपको, अच्छी उपज देने वाले बीज, अच्छी और अधिक बोलूं मैं, ठीक है, अच्छी उपज देने वाले बीज लिख लो, या फिर इसको अच्छी अधिक कर देते बेटा, अधिक। अरे यार एक सेकंड है, मिट ना जाए नीचे वाला, अधिक बेटा ये रहा। तो अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग किया जाता था, ये मिलता था आपको। साथ में रासायनिक उर्वरक मिलते थे, कीटनाशक जो भी दवाइयां एंड ऑल जो भी होते केमिकल्स वो मिलते थे, सिंचाई की सुविधा, सब कुछ ही आपको एक साथ मिला जाता था उन बीजों के साथ, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब सोचो यार इतनी सारे पैकेज मिलेंगे तो भाई साहब कॉस्ट भी तो होगी इसकी कुछ, ठीक है ना। तो जो छोटे जो सीमांत किसान ये सोचते कि यार मुझे भी लेना, मुझे भी लेना, हर कोई किसान सोचता है कि मुझे यही लेना है। तो बेटा इसको लेने के लिए बेटा पैसा भी चाहिए, और पैसा चाहिए तो किसान क्या करता था, ऋण का सहारा लेता था, और ऋण लेगा तो बेटा ऋण के जाल में तो फंसेगा फंसेगा। तो ये ड्रामा इसके अंदर हो जाता था, किसके अंदर, वो परंपरावादी प्रौद्योगिकी में। बट ऐसा इसमें है ही नहीं, इसमें तो कोई पैकेज लेना नहीं है ना बेटा। जो आपके जैविक कृषि है उसमें कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है ना बेटा, ऐसा वाली कृषि करो आप, ठीक है। ये पैकेज के चक्कर में क्या है, आप कुछ टाइम तक तो क्या नाम है लोन वोन लेकर के वो खेती बाड़ी करोगे, उसके बाद क्या नाम है जमीन की सारी उपजाऊपन खत्म हो जाएगी, तो करोगे क्या फिर, बात समझ में आए। तो परंपरावादी खेती में बेटा ये होता था, तो इसी कारण इस वाली खेती को थोड़ा महंगा बताया, इस वाले को थोड़ा सस्ता बताया। क्लियर हो गया? वैसे देखो यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, मेरे हिसाब से टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। बट जो नीचे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बनाया छोटा सा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेटा वो सोचते परंपरागत जो कृषि वो बढ़िया होती थी, बेटा नहीं ऐसा नहीं है। मेरे छोटा सा एक बनाया है समझने के पर्पज से। क्लियर है? तो हमारा एक पोर्शन तो कंप्लीट होता है बेटा यहाँ पे तक। क्लियर हो गया? अब में तीन बचते हैं वैसे मेनली, बट एक लाइन पढ़ लीजिए, जैविक कृषि में भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। बेटा तुलनात्मक का मतलब दूसरे देशों की तुलना में अधिक लाभ जो है भारत को प्राप्त है इस चीज में, किसमें, जैविक कृषि में। क्यों? क्योंकि कृषि में बेटा क्या चीज होता है, ये कृषि जो होती है श्रम गहन पद्धति होती है, जिसमें श्रम का यूज ज्यादा होता है, किससे, पूंजी से। दो तकनीक होती थी ना, श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक। जो श्रम गहन तकनीक होती है जिसमें श्रम का उपयोग ज्यादा होता है, और पूंजी गहन तकनीक वो होता था जिसमें पूंजी का उपयोग ज्यादा होता है श्रम से। क्लियर हो गया ना? श्रम में श्रम का उपयोग ज्यादा, पूंजी का कम, और पूंजी में पूंजी का उपयोग ज्यादा नहीं, मशीनों इन सबका उपयोग ज्यादा होता था और श्रम का उपयोग कम। तो भारत में तो भाई साहब श्रम की बहुलता है, श्रम यानी जो लोग है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भारत को ये बेनिफिट प्राप्त है कि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो भारत को दूसरे देशों के हिसाब से क्या है, थोड़ा एक लाभ प्राप्त है कि कृषि में जो श्रम की जो जरूरत पड़ती है बेटा, उसकी बहुत भंडार पड़ा भारत के पास, जित अंधाधुंध पॉपुलेशन पड़ी है। तो इसका ये भारत को बेनिफिट है। क्लियर हो गया? ये जो डिफरेंस है छोटा सा, इसको देखिए मेरी तरफ से क्या है बेटा। देखो अगर मैं उपज की बात करूं तो जैविक कृषि थोड़ा कम उपज देती है, याद रखना, ठीक है ना। जो परंपरागत कृषि होती है बेटा वो अधिक उपज देती है। जो परंपरागत कृषि थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड ऑल वाली चीजें, बेटा ये उपज आपको ज्यादा देती थी, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। ये आपको ज्यादा उपज देती है बेटा, ये आपको कम उपज देती है। क्लियर? खाद्य यानी जो भोजन होता था, खाद्य लिखो या भोजन लिखो बेटा, खाद्य की अगर हम बात करें तो ये इसमें जल्दी खराब हो जाती है, और ये जल्दी खराब नहीं होती है। आप बोलोगे भाई तो फिर यही तो बेनिफिट वाली है। बेटा बेनिफिट वाली तो है, बट ये थोड़ा दिक्कत वाली भी है, हमें ये करनी चाहिए। ये कम उपज देती है, जल्दी खराब हो जाती है, बेटा ये अधिक उपज देती है, जल्दी खराब नहीं होती है। इन दोनों के बेस पे एक पॉइंट समझाया मैंने, क्या, कि लागत कुशल की बात करें तो बेटा फिर इसको, इन दोनों को देख करके अगर मैं बोलूं तो ये लागत कुशल नहीं है। लागत कुशल मतलब होता है बेटा कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है बेटा। ई बड़ा कर देते हैं,
ठीक है ना। तो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है ये वाली, क्यों? इसको देख करके लग रहा है कि यार उपज भी कम है, जल्दी खराब हो जाएगी, तो थोड़ा दिक्कत है ना। बट इन दोनों को देख करके बेटा इसमें बोल सकता हूँ कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो लागत हिसाब से कम लग रही है फ्यूचर को देख करके, जो समझ में आ रहा है। क्लियर है। मगर पर्यावरण मैत्रिक बेटा ये वाली पर्यावरण मैत्रिक होती है, ये पर्यावरण मैत्रिक नहीं होती है, ये याद रखना। केमिकल्स का यूज हो रहा है इसमें। कृषि प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें खेती करने के लिए, तो बेटा ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें कोई पैकेज वैकेज नहीं लेना होता बेटा। बट इसमें पैकेज वैकेज लेकर लेना पड़ता है, अधिक खर्चीली है। मैंने पैकेज जानबूझ के लिखा है ताकि आप समझ जाओ, ये वाला पॉइंट से जोड़ना है इसको। क्लियर है ना। आगे अगर मैं बात करूं और अगर आप इसमें लिखना चाहो तो बेटा देखो, और लिख सकते हो। उर्वरकों की बात करूं तो इसमें उर्वरकों की बात, वो जो रासायनिक केमिकल्स वाले की बात करो, रासायनिक उर्वरकों की जरूरत इसमें नहीं होती। इसमें रासायनिक उर्वरकों की ही जरूरत होती है बेटा, वही दिए जाते हैं इसमें, क्योंकि अब क्या बोलोगे आप, ठीक है ना। उसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक कौन होता है? ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप और पॉइंट लिख सकते हो, बट समझने के पर्पज से लिखवा रहा हो तो लिखो ना, आप अपनी कॉपी में लिख दो, नोट डाउन कर लो। ये स्वास्थ्यवर्धक है बेटा, ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। क्लियर है ना। ये मतलब एक तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा बेटा इसके थ्रू आपके, बेटा इसको नहीं, इसमें दिक्कत हो सकती है आपके लिए। क्लियर है ना। तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने जैविक कृषि और परंपरागत कृषि को थोड़ा डिटेल में बताया आपको। अब हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं, और कुछ और भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो करेंगे कंप्लीट, कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट में, सॉरी 2 तो होंगे ही नहीं, 3 या 4 पार्ट में इसको कंप्लीट किया जाए। कोशिश तो 3 में रहेगी। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, चलो इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं, मैं भी थक गया। डन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।